मैक्सिमम आज के दिन में भी 99% लोग 3 मिनट में सेक्स पूरा कर लेते हैं, लेकिन कोई करना नहीं चाहता है पूरा 3 मिनट में। सभी चाहते हैं 3 घंटे करें, उसके लिए दवाइयाँ खाते हैं, ये करते हैं। लोग आके मेरे से पूछते हैं मेडिटेशन टेक्निक बताओ। ओशो के सन्यासी हो, ठीक है भाई, ओशो के सन्यासी, ओशो ने कहीं नहीं कहा है उसके टेक्निक्स क्या है। बायोलॉजिकली इफ यू हैव अ पार्टनर, गो एंड हैव इट, इट्स अ मोस्ट ब्यूटीफुल एंड सीक्रेट थिंग। लोग समझते हैं कि जो सेक्स है वो खराब है, वो अच्छा नहीं है, वो अध्यात्म के विरुद्ध है, वो धर्म के विरुद्ध है। ऐसा लोगों के दिमाग में भर दिया गया है कंडीशनिंग कर करके। तो पहली बात तो ओशो बहुत खुलकर कहते हैं कि अगर आपके पास आपका पार्टनर है तो इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, गो एंड हैव इट एंड फिनिश इट एंड गेट ओवर फ्रॉम इट। ओशो बहुत एकदम क्लियर बोलते हैं, यू नेवर बी डिपेंडेंट ऑन इट। अगर आपको प्रेम है तो कोई जरूरी थोड़ी है आप उसके साथ सेक्स करें। प्रेम काफी है। हमने सेक्स को डायनासोर बना के खड़ा कर दिया और वो चींटी भी नहीं है। ओशो के साथ जो एक लेबल लगा हुआ है वो है सेक्स गुरु का। आप लोगों ने सबने संभोग से समाधि की ओर पढ़ा है? वो अगर नहीं पढ़े हैं तो ज़रूर पढ़िए। वो पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि हर स्कूल में ये किताब अनिवार्य रूपेण होनी चाहिए। इतनी समझ की किताब है कि हर व्यक्ति को उसकी समझ होनी चाहिए। उसके समझ के बिना जीवन को ठीक ठीक नहीं जिया जा सकता है। जीवन को ठीक ठीक जीने के लिए संभोग से समाधि की ओर हर एक के लिए अनिवार्य है। एक बार पढ़ चुके हैं तो एक बार और पढ़िए, और तब आपको पता चलेगा कि लोगों ने जो कहा है कि ओशो सेक्स गुरु हैं, आप बहुत आसानी से कह पाएंगे ओशो एंटी सेक्स गुरु हैं। ये अलग बात है कि ओशो सन्यासी जो हैं कि वो एंटी सेक्स गुरु की तरह उनको प्रोजेक्ट नहीं करते, क्योंकि वो सिर्फ उसी में लुलुप्त लगे हुए हैं। उनके मुंह से ही एक प्रवचन है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। उन्होंने क्या कहा है जब उनको ये बताया। उनको पता ही था, वो तो डेली न्यूज़पेपर पढ़ते थे, लोग बताते ही थे उनको कि आपको सेक्स गुरु कहा जाता है। तो उस पर क्या उन्होंने कहा, ये आप सुनिए। तो मेरी बात सुन के समझते हैं कि मैं सेक्स का पक्षपाती हूँ। मेरी बात सुन के शायद लोग समझते हैं कि मैं सेक्स का प्रचार करना चाहता हूँ। अगर कोई ऐसा समझता हो तो उसने मुझे कभी सुना ही नहीं है, ऐसा उससे कह देना। इस समय पृथ्वी पर मुझसे ज्यादा सेक्स का दुश्मन आदमी खोजना मुश्किल है, और उसका कारण यह है कि मैं जो बात कह रहा हूं अगर वो समझी जा सकी तो मनुष्य जाति को सेक्स के ऊपर उठाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। और जिन छोटे लोगों को हमने समझा है वो सेक्स के दुश्मन थे, डाला हुआ है उन्होंने सेक्स में आकर्षण पैदा कर दिया, सेक्स से मुक्ति पैदा नहीं की। सेक्स में आकर्षण पैदा हो गया विरोध के कारण। मुझसे एक आदमी ने कहा है कि जिस चीज का विरोध ना हो उसको करने में कोई रस ही नहीं रह जाता। चोरी के फल खाने जितने मधुर और मीठे होते हैं उतने बाजार से खरीदे गए फल कभी नहीं होते। इसलिए अपनी पत्नी उतनी मधुर कभी नहीं मालूम पड़ती जितनी पड़ोसी की पत्नी मालूम पड़ती। तो चोरी के फल है वो वर्जित फल। और सेक्स को हमने एक ऐसी स्थिति दे दी, एक ऐसा चोरी का जामा पहना दिया, एक ऐसे झूठ के लिबास में छिपा दिया, ऐसी दीवारों में खड़ा कर दिया कि उसने हमें तीव्र रूप से आकर्षित कर लिया। बर्टन रसल ने लिखा है कि जब मैं छोटा बच्चा था, विक्टोरियन जमाना था, स्त्रियों के पैर भी दिखाई नहीं पड़ते थे। वो कपड़े पहनती थी जो जमीन पर घसकता था, पैर नहीं दिखाई पड़ता। अगर कभी किसी स्त्री का अंगूठा दिख जाता था तो आदमी आतुर होकर अंगूठा देखने लगता था और काम वासना जग जाती। और रसल कहता है कि अब स्त्रियां करीब करीब आधी नंगी घूम रही और उनका पैर पूरा दिखाई पड़ता है, लेकिन कोई असर नहीं होता। तो रसल ने लिखा है कि इससे ये सिद्ध होता है कि हम जिन चीजों को जितना ज्यादा छिपाते हैं उन चीजों में उतना ही कुत्सित आकर्षण पैदा होता है। अगर दुनिया को सेक्स से मुक्त करना है तो बच्चों को ज्यादा देर तक घर में नग्न रहने की सुविधा होनी चाहिए। जब तक बच्चे घर में नग्न खेल सके, लड़के और लड़कियां, उन्हें नग्न खेलने देना चाहिए ताकि वो एक दूसरे के शरीर से भली भांति परिचित हो जाएं और कल रास्तों पर उनको किसी स्त्री को धक्का देने की कोई जरूरत न रह जाए, ताकि वे एक दूसरे के शरीर से इतने परिचित हो जाएं कि किसी किताब पर नंगी औरत की तस्वीर छापने की कोई जरूरत न रह जाए।
वे शरीर से इतने परिचित हो कि शरीर का कुछ से आकर्षण विलीन हो सके। लेकिन बड़ी उल्टी दुनिया है। जिन लोगों ने शरीर को ढांक के छिपा के खड़ा किया है, उन्हीं लोगों ने शरीर को इतना आकर्षित बना दिया है, हमारे ख्याल में नहीं आता। जिन लोगों ने शरीर को जितना ढांक के छिपा दिया है, शरीर को उतना ही हमारे मन में चिंतन का विषय बना दिया, ये हमारे ख्याल में नहीं आता। बच्चे नग्न होने चाहिए, देर तक नग्न खेलने चाहिए। लड़के और लड़कियां एक दूसरे को नग्नता में देखना चाहिए, ताकि उनके पीछे कोई भी पागलपन न रह जाए और उनके इस पागलपन का जीवन भर रोग उनके भीतर न चलता है। लेकिन वो रोग चल रहा है और उस रोग को हम बढ़ाते चले जाते हैं। उस रोग की तरफ नए नए रास्ते खोजते हैं। गंदी किताबें छपती हैं, जो लोग गीता के कवर में भीतर रख के पढ़ते हैं, बाइबल में दबा लेते हैं और पढ़ते हैं। ये गंदी किताबें हैं। तो हम कहते हैं ये गंदी किताबें बंद होनी चाहिए, लेकिन हम ये कभी नहीं पूछते कि गंदी किताबें पढ़ने वाला आदमी पैदा क्यों हो गया। हम कहते हैं नंगी तस्वीरें दीवारों पर नहीं लगनी चाहिए, लेकिन हम कभी नहीं पूछते कि नंगी तस्वीरें कौन आदमी देखने को आता है। वही आदमी आता है जो स्त्रियों के शरीर को देखने से वंचित रहते हैं। एक कुतूहल जाग गया है, क्या है स्त्री का शरीर। और मैं आपसे कहता हूं, वस्त्रों ने स्त्री के शरीर को जितना सुंदर बना दिया है, उतना सुंदर स्त्री का शरीर है नहीं। वस्त्रों ने ढांक कर शरीर छिपा नहीं है और उघड़ के प्रकट हुआ है। ये सारी की सारी चिंतना हमारी विपरीत फल ले आई। आज एक बात आपसे कहना चाहता हूं, पहले दिन की चर्चा में, वो ये सेक्स क्या है, उसका आकर्षण क्या है, उसकी विकृति क्यों पैदा हुई है। अगर हम ये तीन बातें ठीक से समझ लें तो मनुष्य का मन इनके ऊपर उठ सकता है। उठना चाहिए, उठने की जरूरत है, लेकिन उठने की चेष्टा गलत परिणाम लाई है, क्योंकि हमने लड़ाई खड़ी की है, हमने मैत्री खड़ी नहीं की, दुश्मनी खड़ी की है, सप्रेशन खड़ा किया है, दमन किया है, समझ पैदा नहीं की। अंडरस्टैंडिंग चाहिए, सप्रेशन नहीं, समझ चाहिए। जितनी गहरी समझ होगी मनुष्य उतना ही ऊपर उठता है, जितनी कम समझ होगी उतना ही मनुष्य दबाने की कोशिश करता है, और दबाने के कभी भी कोई सफल परिणाम, सुफल परिणाम, स्वस्थ परिणाम उपलब्ध नहीं होते। मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी ऊर्जा है काम, लेकिन काम पर रुक नहीं जाना है, काम को राम तक ले जाना है। सेक्स को समझना है ताकि ब्रह्मचर्य फलित हो सके, सेक्स को जानना है ताकि हम सेक्स से मुक्त हो सके और ऊपर उठ सके। लेकिन शायद ही आदमी जीवन भर अनुभव से गुजरता है, शायद ही उसने समझने की कोशिश की हो कि संभोग के भीतर समाधि का क्षण भर का अनुभव है, वही अनुभव खींच रहा है, वही अनुभव आकर्षित कर रहा है, वही अनुभव पुकार दे रहा है कि आओ। ध्यान पूर्वक उस अनुभव को जान लेना है कि कौन सा अनुभव मुझे आकर्षित कर रहा है, कौन मुझे खींच रहा है। और मैं आपसे कहता हूं, उस अनुभव को पाने के सुगम रास्ते हैं ध्यान, योग, सामायिक, प्रार्थना, सब उस अनुभव को पाने के मार्ग हैं। लेकिन वही अनुभव हमें आकर्षित कर रहा है, ये सोच लेना, जान लेना जरूरी। एक मित्र ने मुझे लिखा कि आपने ऐसी बातें कही कि माँ के साथ बेटी बैठी थी वो सुन रही है, बाप के साथ बेटी बैठी है वो सुन रही है, ऐसी बातें सबके सामने नहीं करनी चाहिए। मैंने उनसे कहा आप बिल्कुल पागल हैं। अगर माँ समझदार होगी तो इसके पहले कि बेटी सेक्स की दुनिया में उतर जाए, उसे सेक्स के संबंध में अपने सारे अनुभव समझा देगी, ताकि वो अनजान, अटकच्ची, अपरिपक्व सेक्स के गलत रास्तों पर न चली जाए। अगर बाप योग्य और समझदार है तो अपने बेटे को और अपनी बेटी को अपने सारे अनुभव बता देगा।
था कि बेटे और बेटियां गलत रास्तों पर न चले जाएं, जीवन उनके विकृत न हो जाए। लेकिन मजा यह है कि न बाप का कोई गहरा अनुभव है, न माँ का कोई गहरा अनुभव है। वे खुद भी सेक्स के तल से ऊपर नहीं उठ सके, इसलिए हम घबराते हैं कि कहीं सेक्स की बात सुन के बच्चे भी इसी तल में न उलझ जाएं। लेकिन मैं उनसे पूछता हूं, आप किसकी बात सुन के उलझे थे? आप अपने आप उलझ गए थे, बच्चे भी अपने आप उलझ जाए। ये हो भी सकता है कि अगर उन्हें समझ दी जाए, विचार दिया जाए, बोझ दिया जाए, तो शायद वे अपनी ऊर्जा को व्यक्त करने से बच सके, ऊर्जा को बचा सके, रूपांतरित कर सके। रास्ते के किनारे पर कोयले का ढेर लगा होता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि कोयला ही हजारों साल में हीरा बन जाता है। कोयले और हीरे में कोई रासायनिक फर्क नहीं है, कोई केमिकल भेद नहीं। कोयले के भी परमाणु वही है जो हीरे के। कोयले का भी रासायनिक भौतिक संगठन वही है जो हीरे का। हीरा कोयले का ही रूपांतरित बदला हुआ रूप है। हीरा कोयला ही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सेक्स कोयले की तरह है, ब्रह्मचर्य हीरे की तरह, लेकिन वो कोयले का ही बदला हुआ रूप। वो कोयले का दुश्मन नहीं है हीरा, वो कोयले की ही बदलाहट है, वो कोयले का ही रूपांतरण, वो कोयले को ही समझकर नई दिशाओं में ले गई यात्रा है। सेक्स का विरोध नहीं है ब्रह्मचर्य, सेक्स का ही रूपांतरण है, ट्रांसफॉर्मेशन है। और जो सेक्स का दुश्मन है वो कभी ब्रह्मचर्य को उपलब्ध नहीं हो सकता है। ब्रह्मचर्य की दिशा में जाना और जाना जरूरी है, क्योंकि ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? ब्रह्मचर्य का इतना मतलब है वो अनुभव उपलब्ध हो जाए। ये जो शरीर मिला है, अगर वैज्ञानिक तथ्य अगर आप ढूंढेंगे तो इसमें 3 अनिवार्य सत्य हैं। एक है भोजन, दूसरी है निद्रा और तीसरा है काम। प्रकृति जो है आपको जीवन चलाने के लिए भोजन देती है। बिना भोजन के कोई नहीं रह सकता है। उसी तरीके से नींद है, जीवन को बढ़ाना है, आगे चलाना है तो नींद बहुत ज़रूरी है। और तीसरा प्रकृति जो काम करती है कि वो अपनी संतति को बढ़ाती है। यानी आप तो एक दिन शरीर छोड़ेंगे तो आपका स्पीसीज चलता रहना चाहिए, तो वो है काम के जरिए। तो ये 3 बात है। अब खाने के साथ तो बहुत प्रॉब्लम नहीं है, हालांकि हमने खाने को बहुत विकृत कर दिया है, फिर भी चला लेते हैं काम। 70-80 साल तो जी ही ले रहे हैं, बर्गर और पिज़्ज़ा खा के भी। हाँ, नींद तो क्या है कि इनवॉलेंट्री है, झक मार के आपको सोना पड़ता है, फिर आपको सोने में मज़ा भी आता है। अगर आप लेट से सोते हैं तो लेट से उठते हैं। करते क्या है, अगर आप प्रकृति के साथ नहीं चल रहे हैं तो भी आप नींद पूरा कर लेते हैं। जो लोग लेट से सोते हैं लेट से उठते हैं, जल्दी सोते हैं जल्दी उठते हैं, सिंपल है। समस्या है काम के साथ। काम के साथ समस्या क्या है कि प्रकृति की तरफ से जो काम दिया गया है वो सिर्फ 3 मिनट का है, और वो सिर्फ रिप्रोडक्शन पर्पस के लिए है। प्रकृति को आपके काम से कोई लेना देना नहीं है। वो 3 मिनट में आपका सेक्स पूरा हो जाना है और वो रिप्रोडक्शन होना है, माने चाइल्ड बर्थ नेक्स्ट जो होगा वो होना है। ये प्रकृति की तरफ से जो व्यवस्था है वो ये है। अब मनुष्य को जो है कि चूँकि वो बहुत सेंसिटिव है तो वो उसको प्लेजर दिखता है, जो प्लेजर दिखता है तो प्लेजर लेना चाहता है। एक तो ये है। दूसरा जो पक्ष है वो है प्रेम। प्रेम की जो अभिव्यक्ति है वो भी अंततः जाके जो है काम में रुकती है, क्योंकि काम में जो क्लाइमेक्स है, जैसे वो कह रहे हैं ना कि संबोधि का झलक आपको मिलता है, अ ग्लिम्स ऑफ एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट क्या है? टाइमलेस एंड स्पेसलेस होना। तो आप टाइमलेस और स्पेसलेस हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, तो वो जो ग्लिम्स मिलता है उस ग्लिम्स को बार बार आप चाहते हैं कि हो। आप ग्रेडी आदमी, हम सब ग्रेडी हैं, तो इसीलिए ये लगता है प्रकृति की तरफ से। ये प्रकृति की तरफ से नहीं है, लेकिन ये आपके साइकोलॉजी की तरफ से है। आप समझ लें इसको, वरना प्रॉब्लम तो सभी का है, किसी का कम किसी का ज़्यादा, लेकिन है तो सभी के अंदर। लेकिन वो जो 3 मिनट का जो सेक्स है वो तो सबके अंदर है। अब
जो ये जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है हम सबके साथ कि हम इसको पहली बात तो प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं, रिपीटेडली करना चाहते हैं। प्रकृति की तरफ से ये नहीं है, लेकिन प्रकृति तो बस 3 मिनट में काम सलटा के ख़त्म होना है। मैक्सिमम आज के दिन में भी 99% लोग 3 मिनट में सेक्स पूरा कर लेते हैं, लेकिन कोई करना नहीं चाहता है पूरा 3 मिनट में। सभी चाहते 3 घंटे करें, उसके लिए दवाइयाँ खाते हैं, ये करते हैं। लोग आके मेरे से पूछते हैं मेडिटेशन टेक्निक बताओ, ओशो के सन्यासी हो, ठीक है भाई। ओशो के सन्यासी, ओशो ने कहीं नहीं कहा है कि उसके टेक्निक्स क्या है। तो ये जो प्रोलॉन्ग करने की बात है, ये साइकोलॉजिकल है, बायोलॉजिकल नहीं है। बायोलॉजिकली इट हैज़ टू बी ओवर विद इन 3 मिनट्स एज पर लॉ, एज पर साइंस, एज पर एनाटॉमी ऑफ द बॉडी। अगर आप किसी भी साइंस के थीसिस के पेपर्स को पढ़ेंगे तो 3 मिनट से ज़्यादा का है नहीं। 3 मिनट से ज़्यादा अगर हो रहा है तो वो भी साइकोलॉजिकल ही है। अब उसमें 2 चीज़ें हैं, एक है लस्ट, एक है लव। इट कुड बी आउट ऑफ लस्ट, इट कुड बी आउट ऑफ लव। अब ये दोनों ही चीज़ें जो है मानसिक है। थोड़ा सा समझ लेंगे तो आपको आसान हो जाएगा चीज़। तो अगर आउट ऑफ लस्ट है तो आप रिपीटेडली कर सकते हैं, प्रोलॉन्ग नहीं कर पाएंगे। आपके हाथ में नहीं है, प्रकृति ने आपको वो कैपेसिटी दी नहीं है ना। आपको कैपेसिटी नहीं दिया है, नेचर ने आपकी कैपेसिटी नहीं है। प्रेम में रह सकते हैं आप, तो अगर 3 मिनट से ज़्यादा रह रहे तो आप ये समझो कि आप लस्ट में नहीं हो, लव में हो। तो पहली बात तो ये समझ लो आप, ठीक है। दूसरी बात, अब ये जो है, ये आप हमेशा डिपेंडेंट हो, है ना। यू कैन नॉट हैव सेक्स विथ योर सेल्फ, मास्टरबेशन इज नॉट ए सॉल्यूशन। तो ये आपकी डिपेंडेंसी है, और अध्यात्म में डिपेंडेंसी कहीं भी अच्छी नहीं है। आपको खुद को खोजना है, खुद को जानना है, खुद के आनंद में रहना है। उसके लिए अगर आप किसी और पे डिपेंडेंट रहते हो तो ये अच्छी बात कैसे हो सकती है, आपको समझना होगा, राइट। तो इसके रूपांतरण की बात करी ओशो ने। पहली बात, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है। दूसरी बात, इट इज़ अ एनर्जी विच कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डिफरेंट फॉर्म। पहली बात तो ये जब कॉन्सेंट्रेट होती है, ये तभी कॉन्सेंट्रेट होती है जब आप एक ढंग से जीते हैं, यानी आप एक नेचुरल ढंग से अगर आप जिएंगे तो ये कॉन्सेंट्रेट होगी, क्योंकि ये नेचर की तरफ से दिया गया है। लेकिन अगर आप प्रेम से जिएंगे, अगर आप बहुत भावपूर्ण प्रेम पूर्वक जीवन जीते हैं, आप अगर नहा रहे हैं, ठीक है, और पानी के बूंदे जो हैं उसको भी स्पर्श कर पा रहे हैं, तो आपका वो जो एनर्जी है ना वो फ्लो कर जाएगा, निकल जाएगा। सेंसिटिव होना तो लगता है कि खतरनाक है इस संबंध में, क्योंकि आप सेंसिटिव होंगे तो वो सेंसिटिव मैटर है। आप जितने ज़्यादा सेंसिटिव होंगे आपको लगेगा कि उतने ज़्यादा आप माने प्रॉब्लम में आ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको अल्टीमेटली उसी रास्ते से जाना पड़ेगा, आपको सेंसिटिव होके ही उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। तो अगर आप अध्यात्म में अपना उत्थान चाहते हैं तो ये प्रॉब्लम आ सकता है आपको, है ना। प्रॉब्लम्स आएंगे तो आ सकता है, बट देयर इज़ नथिंग रॉन्ग। फर्स्ट, बायोलॉजिकली इफ़ यू हैव अ पार्टनर, गो एंड हैव इट, इट्स अ मोस्ट ब्यूटीफुल एंड सेक्रेट थिंग। ये समझना है, क्योंकि लोग समझते हैं कि जो सेक्स है वो खराब है, वो अच्छा नहीं है, वो अध्यात्म के विरुद्ध है, वो धर्म के विरुद्ध है। ऐसा लोगों के दिमाग में भर दिया गया है कंडीशनिंग कर करके, क्योंकि वो लोग उससे ध्यान को हटाना चाह रहे थे। शायद उनकी भी मंशा शायद बुरी नहीं रही होगी, बट उसका परिणाम अच्छा नहीं आया है, उसका परिणाम अच्छा नहीं आया है। तो पहली बात तो ओशो बहुत खुल कर कहते हैं कि अगर आपके पास आपका पार्टनर है तो इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, गो एंड हैव इट एंड फिनिश इट एंड गेट ओवर फ्रॉम इट। आप दिन भर सोचते रहो, रात भर सोचते रहो, उससे बेटर है आप हाउ, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, इट्स बिन गिवन बाय नेचर। इतना ही कह रहे हो शो, फिनिश, बात खत्म हो गई। सेकेंड प्रॉब्लम है
पार्टनर नहीं है। अगर पार्टनर नहीं है तो इसका मतलब है कि आपकी मैत्रीता नहीं है। यू डोंट हैव कैपेसिटी टू हैव फ्रेंड्स। सिंपल बात है, इसमें कोई गलत बात थोड़ी है। इडियट्स बोलते हैं कि फ्रेंड्स बना के दो। अरे क्या बोल रहे हो तुम? आप देखे होंगे, आपने सुना होगा, मेरा फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करा दो। तुम्हारी खुद की कैपेसिटी नहीं है, तुम फ्रेंड से इंट्रोड्यूस कर लो। क्या स्टुपिडिटी है लोगों के अंदर। आप सोचो जरा, वो आदमी का क्या हो सकता है। ये सच्चे यूजलेस केस होते हैं। आप देखिए, आप ओशो के भी सन्यासी से यूजलेस केस है, उनका कुछ नहीं हो सकता है। जो आदमी यार फ्रेंडशिप नहीं कर सकता है, वो परमात्मा को कैसे पाएगा? ठीक है, तो बहुत खुलकर ओशो बहुत अच्छी बात बताते हैं। पहली बात, गो एंड हैव इट एंड फिनिश इट। सेकेंड, ट्राई टू ट्रांसफॉर्म इट, डोंट बी डिपेंडेंट ऑन इट, नेवर बी डिपेंडेंट ऑन इट। ओशो बहुत एकदम क्लियर बोलते हैं, यू नेवर बी डिपेंडेंट ऑन इट। अगर आपको प्रेम है तो कोई ज़रूरी थोड़ी है आप उसके साथ सेक्स करें। प्रेम काफ़ी है, प्रेम काफ़ी है, सेक्स कोई ज़रूरी थोड़ी है ना। बहुत खुल कर कहते हैं, ये तो एक ऊर्जा है, ऊर्जा का रूपांतरण है। रूपांतरण के कई मार्ग दिए हैं उन्होंने, कई बातें कही हैं। आपके मान लो कोई काम वासना उठी है कोई भी कारण से, जनरली होती नहीं है। मैंने आपको बताया ना, 99% साइकोलॉजिकल है, बायोलॉजिकल नहीं है। अगर बायोलॉजिकल होगी भी तो भी आपको चिंता नहीं करनी है, ये हमारी कंडीशनिंग है। हमने सेक्स को डायनासोर बना के खड़ा कर दिया और वो चीटी भी नहीं है। हमारी कंडीशनिंग इतनी ज़्यादा है कि हमने उसको बहुत गलत ढंग से अपने सामने रख लिया है, प्रॉब्लम बनाकर। क्योंकि अगर बायोलॉजिकल है तो वो एक्सेसिव जो आप एनर्जी है वो फ्लो हो जाता है। खुद का एक्सपीरियंस है, पता ही नहीं था कि क्या होता है, खुद का हो गया, नाइटफॉल हो जाता है, क्या हो जाता है, वो सब बायोलॉजिकल एनर्जी है, निकल गई, बात खत्म हो गया। नथिंग रॉन्ग इन इट, बायोलॉजिकल है, नेचुरल है, उसमें क्या है। प्रॉब्लम आती है साइकोलॉजिकल, और साइकोलॉजिकल भी कौन सा? लस्ट, नॉट लव। लव भी क्यों? क्योंकि हम मैत्रीपूर्ण नहीं है, हमारी कैपेसिटी नहीं है किसी के साथ फ्रेंडशिप करने की। और फ्रेंडशिप भी किसी के साथ मतलब क्यों हो, आप पूरे अस्तित्व के साथ करें, पूरे अस्तित्व के साथ करें। वो एनर्जी बनेगी ही नहीं, वो जो एनर्जी है वो बनेगी ही नहीं। और अगर बायोलॉजिकल है एंड यू हैव, गो एंड हैव इट एंड फिनिश इट, सिंपल है। तो ये जो समस्या है, देखो इससे एस्केप नहीं किया जा सकता है। इसीलिए ओशो ने इसको सिर्फ एक जगह नहीं कहा है। ओशो को तो क्या है, बॉम्बे में एक जगह लेक्चर देना था प्रेम पर, पीपल वो गोइंग टू डिस्कस अबाउट लव। तो ओशो ने स्टार्ट किया सेक्स से, बोला अगर प्रेम को समझना है पहले आपको काम समझना पड़ेगा। तो मैंने जो ऑर्गेनाइजर्स थे वो नाराज़ हो गए, फिर उनको भगा दिया, उनको बोलने नहीं दिया गया। तो उनके जो सुनने वाले थे ना, लेकिन दे वर लर्नड पीपल, बिकॉज ऐसी चीज़ों में प्रेम को सुनने के लिए कोई मतलब वो जो साधारण लोग नहीं आते हैं, प्रेम को समझने के लिए भी थोड़ी अकल होती है, वो लोग आते हैं। तो वहाँ पे जो लोग बैठे थे ना, तो उन लोगों ने ऑर्गेनाइजर्स का विरोध किया, नहीं हमको ओशो को सुनना है। उस समय रजनीश थे, रजनीश को सुनना है। तो रजनीश माने ओशो ने कहा कि नहीं झगड़ा मत करो ऑर्गेनाइजर्स के साथ, हम लोग कहीं और जाके इसको आगे बढ़ाते हैं, इस डिस्कशन को। तो उन्होंने बगल में और एक हॉल लिया, छोटा सा हॉल था बहुत, और 20-25 लोग थे, और इस डिस्कशन को उन्होंने आगे बढ़ाया, इस प्रेम के जो डिस्कशन को आगे बढ़ाया उन्होंने, कि अगर प्रेम को समझना है तो आपको काम को समझना होगा। तो जो लोग कहते हैं कि ओशो सेक्स गुरु हैं, सबसे पहले तो उन्होंने कभी समझा ही नहीं, कभी पढ़ा ही नहीं, कभी ध्यान किया ही नहीं, खाली सुना है। खाली सुना है कि ओशो जो है कि फ्री सेक्स की बात करते हैं। ओशो के आश्रम में जो है, तो मेरे क्लाइंट अराउंड 70 इयर्स, तो वो एक दिन चैम्बर बंद करने के लिए बोला। मैं बोला कि क्या बात है, कुछ पर्सनल सजेशन मांग रहा होगा। बोलता है कि मेरे को एक बात पूछना है, हम बहुत सालों से सोच रहे हैं। मतलब पूछिए क्या बात है। बोला आप तो आश्रम जाते हैं, वहाँ पे क्या लोग नंगे रहते हैं क्या, लोग ऐसे ओपन सेक्स करते हैं क्या? तो मैं बोला आप चले क्यों नहीं जाते हैं भाई, उस पर क्या प्रॉब्लम है? आपका एज कितना है? बोला 69।
मैं बोला बट आप यू आर एबल टू डू सेक्स ना? बोला हाँ हाँ वेरी मच। मैं बोला व्हाई डोंट यू गो एंड हैव इट? अगर है तो गो एंड हैव एन एक्सपीरियंस ना, इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, इट कुड बी अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, गो एंड हैव इट। वो आदमी 40 साल से एक बात दिमाग में घुसा के बैठा है कि ऐसा कुछ होता है, बट ही डोंट हैव करेज टू गो एंड सी। जस्ट सी ना, व्हाट ए नॉनसेंस, यू डोंट हैव करेज। ठीक है, आप लुक के छुपे गलत जगह जाते हो, गलत ब्रोथल में जाते हो। आजकल तो ब्रोथल समाज के बीचों बीच आ गया है, वो स्पास वगैरह में तो मैं सुनता हूँ वो आजकल तो बहुत इजीली अवेलेबल हो गया है। ठीक है, आप करेज नहीं करते हो कि आप इसको जाके समझो, और समझने से आपका रूपांतरण होगा। आपके इस तरीके के व्यवहारिक, ये जो व्यवहारिक जीवन में लोग जी रहे हैं, इस तरीके से तो आपका नहीं होगा। तो हैव करेज एंड गो एंड हैव इट ना, एंड सी ना। तो जो लोग भी कहते हैं आप उनको ओपन इनविटेशन दीजिए कि आप भी चलिए, मैं भी चलता हूँ आपके साथ, मुझे पता नहीं है, शायद मैं उस एरिया में नहीं गया हूँ, हम भी चलते हैं साथ में। और जो कहते हैं कहने दीजिए, बट अगर आपने ओशो को ठीक ठीक समझा है तो आपको समझ में आएगा कि रियली ही इज़ एन एंटी सेक्स गुरु, ही इज़ नॉट अ सेक्स गुरु, ही इज़ एन एंटी सेक्स गुरु।